हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, इस पर यूपीएससी का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। इसमें आपके पहले 3 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। आज का आपका चौथा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आपकी फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों के बारे में। तो हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंच और डचों के बीच सन 1697 ईस्वी में एक संधि हुई, जिसे हम रिजविक संधि के नाम से जानते हैं। और फिर दोबारा से 1697 ईस्वी में पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार भी हो गया था। ठीक है। फिर 1720 ईस्वी में मॉरिशस पे अधिकार कर चुके थे फ्रेंच जो हैं। आज हम आगे इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आंग्ला फ्रांसीसी विवाद के बारे में, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और अभी तक आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो देखिए, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों से की गई थी। यानी कि भारत में जो फ्रेंच आए और अंग्रेज़ आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एक तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनकी स्थापना भारत में हुई। तो वो एक व्यापारिक उद्देश्य यानी व्यापार करने के लिए ही भारत में स्थापना हुई थी। शीघ्र ही इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य व्यापारिक के साथ राजनीतिक हितों से जुड़ गया। ये दोनों कंपनियां कौन कौन सी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों में पहले तो व्यापारिक उद्देश्य थे, व्यापार को लेकर के इनमें संबंध बने हुए थे। फिर धीरे धीरे इन दोनों में राजनीतिक हितों से जुड़ गए। संबंध जो थे वो राजनीतिक हितों से जुड़ गए, यानी कि एक दूसरे की सलाह लेकर के किसी कार्य को आगे बढ़ना, राजनीतिक तरीके से आगे किसी कार्य को करना। इसी कारण दोनों कंपनियों में टकराव शुरू हो गया। अब तो जब वो एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं, जब भाई एक का मान लीजिए एक दूसरे की बात पे कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो दोनों में टकराव शुरू हो गए, दोनों में बड़प्पन सा आ गया। तो उन दोनों में युद्ध के भी संबंध दिखने लगे। इससे लंबे संघर्ष का जन्म हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। इसी टकराव का परिणाम था कि उन दोनों कंपनियों के बीच एक संघर्ष का जन्म हुआ, जिसे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध देखेंगे सबसे पहले हम। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, यानी कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक चला। इसका जो मेन कारण था वह यह था कि यह युद्ध 1740 में आरंभ हुआ और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। अंग्रेज़ कैप्टन बॉनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसियों के जलपोतों पर कब्जा कर लिया गया था। यानी कि अंग्रेज़ों का कैप्टन बॉनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसियों के यानी जलपोत यानी कि बोल सकते हो बंदरगाह, तो उन पर कब्जा कर लिया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबूर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। फ्रांस का जो गवर्नर था लाबूर्दने, उसकी सहायता से डुप्ले ने मॉरिशस यानी कि मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है। आगे याद रखेंगे कि इसमें एक युद्ध हुआ, इसका नाम था सेंट थोमे का युद्ध। ये युद्ध हुआ था सेंट थोमे का युद्ध, ये आईआर नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है। यह फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की विजय हुई थी। आगे याद रखेंगे इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हुई एक संधि को लेकर।
यानी कि जब यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, तो वहीं समाप्ति जब हुई तो वहाँ एक उत्तराधिकार को लेकर के, एक संधि को लेकर के युद्ध की समाप्ति हुई, जिसे हम एक्स-ला-शापेल या ए-ला-शापेल जो कि सन 1748 में हुई उसके नाम से जानते हैं। इस संधि के प्रभाव से भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था। संधि हुई थी एक्स-ला-शापेल या ए-ला-शापेल के नाम से हम जानते हैं, वो भी सन 1748 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब जानेंगे युद्ध के परिणाम क्या हुए थे युद्ध के बाद। तो अंग्रेजी दल और फ्रांसीसी दल दोनों बराबर रहे, परंतु स्थल पर या ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर फ्रांसीसी श्रेष्ठ रहे थे। जब युद्ध हुआ दोनों दलों के बीच तो कोई भी दल कम नहीं पड़ा किसी से भी। अंग्रेजी दल और फ्रांसीसी दल दोनों बिल्कुल बराबर टकराव के रहे, लेकिन जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था तो उस पर फ्रांसीसी श्रेष्ठ रहे, उन्होंने ही उस पर कब्जा कर लिया था। मद्रास पुनः अंग्रेज़ों को प्राप्त हो चुका था। डुप्ले की ख्याति में वृद्धि हुई, जो कि पौंडीचेरी का गवर्नर था। पौंडीचेरी का गवर्नर था डुप्ले, जिसकी ख्याति युद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटक, यानी कि ये युद्ध 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला। इसके जो कारण थे वो कारण क्या थे कि डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। नंबर सेकंड, कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था इसका। और दक्कन के सूबेदार का पद, ये भी इसका मुख्य कारण था। ठीक है, अब देखेंगे अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन किसने किया था। तो कर्नाटक के नवाब के लिए, यानी कर्नाटक के नवाब के लिए तो किया था आपका फ्रांसीसी सेना में चांद साहब ने, और अंग्रेजी सेना का किया था अनवरुद्दीन ने। तो चांद साहब जो था वो कर्नाटक का प्रथम मुस्लिम राजा था, और अनवरुद्दीन जो था वो अर्काट का नवाब था, जिन्होंने फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना का समर्थन किया। दक्कन के सूबेदार के लिए फ्रांसीसी सेना का मुजफ्फर जंग ने किया था, और अंग्रेज़ों के लिए नासिर जंग ने समर्थन किया था। ठीक है, आगे इसका जो घटनाक्रम था, या इस घटनाक्रम में एक युद्ध हुआ जिसे अंबूर का युद्ध बोलते हैं, जो कि 1749 ईस्वी में हुआ था। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिबा और फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन को हरा दिया और मार डाला था। जो अंबूर का युद्ध हुआ 1749 ईस्वी में, तो इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहिबा और फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन को हराकर मार दिया था, उसकी मृत्यु कर दी थी। चांद साहब कर्नाटक का नवाब और मुजफ्फर जंग दक्कन का नवाब या सूबेदार बन गया। चांद साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी भी बना लिया। जो चांद साहब था वो कर्नाटक का नवाब बन गया, और मुजफ्फर जंग जो था वो दक्कन का नवाब बन गया, और जिसे हम सूबेदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे तिरुचिरापल्ली के लिए संघर्ष क्या क्या हुए। तो नंबर 1, अंबूर के युद्ध के बाद अर्काट को राजधानी तो बनाया ही गया था, और शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने अर्काट को भी जीत लिया था। तिरुचिरापल्ली अंग्रेज़ों के अधिकार में था, जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहते थे। सन 1752 ईस्वी में स्ट्रिंगल लॉरेंस, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था, के सामने फ्रांसीसी सेना ने हथियार डाल दिए, तब फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई थी। ठीक है, आगे तब 12 जून सन 1752 ईस्वी को मोनाजी नामक तंजोरियों ने चंदा साहिबा की मृत्यु कर दी थी। अब युद्ध के परिणाम क्या हुए। युद्ध के परिणाम हुए कि डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था। सन 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि कर्नाटक और हैदराबाद के बीच हुई थी, और दोनों दलों के राजाओं के बीच आपसी झगड़ों का भी अंत हुआ, और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया था। इसका परिणाम ये हुआ था। अब बात करेंगे हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध, थर्ड वॉर कर्नाटक वॉर, जो कि 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। इसका जो कारण था, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ही था। जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ वो सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण था। नंबर सेकंड, सन 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शांति समाप्त हो गई।
यानी कि 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष एक योजना आरंभ हुई। तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शांति का तो नाम और निशान मिट चुका था, यानी समाप्त हो चुकी थी, जो कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध का कारण बनी। आगे देखिए, युद्ध का तात्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल में स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। यानी कि बंगाल में स्थित जो चंद्रनगर है उस पर क्लाइव और वाटसन द्वारा अधिकार करना उसका तात्कालिक कारण बन गया उत्तर भारत कर्नाटक के तृतीय युद्ध का। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया था 1757 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। इसी मध्य एक युद्ध हुआ जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट दलाली ने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को पराजित किया गया था। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बिल्कुल पराजित कर दिया था वांडीवास के युद्ध में। नंबर 3, इस युद्ध में हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त ही हो गया था, बिल्कुल, ठीक है। अब बात करेंगे कि भारत में फ्रांसीसियों की हार के क्या कारण थे। तो वो हार के कारण ये थे कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, इसके लाभ और हानि के प्रति कंपनी डायरेक्टर उदासीन थे। यानी कि लाभ भी होगा या हानि भी होगी तो वो कंपनी, लाभ हो रहा है तो कंपनी को फ़ायदा होगा, हानि हो रही तो वो कंपनी को फ़ायदा होगा। तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, ठीक है। और यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसियों का उलझे रहना, यानी कि यूरोप में जो फ्रांसीसी थे वो संघर्ष में ही उलझे रह गए, जो कि सबसे बड़ा हार का कारण बन रहा था उनका। और भारत में कंपनी की गतिविधियों पर अधिक ध्यान न देना। जब उन्होंने कंपनियों की स्थापना की तो जब उनकी देखभाल या उन पर ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ से मुनाफा उन्हें प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे बड़ा कारण उनकी हार का ये भी बना था। अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार था, जहाँ से अंग्रेज़ों को अपार धन की प्राप्ति हुई, ठीक है। अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार था, जहां से अंग्रेज़ों को अपार धन की प्राप्ति हुई, जबकि फ्रांसीसियों के पास पौंडीचेरी एवं अन्य ऐसे स्थान थे जहां से सीमित सीमा में ही धन प्राप्त होता था, ठीक है। जो अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार था, जहां से वो अपार धन लेकर के जाते थे, अपार धन का उन्हें लाभ होता था। और फ्रांसीसियों के पास पौंडीचेरी और ऐसे स्थान से जहाँ से एक आप ऐसे बोल सकते हो सीमित, एक फिक्स लाभ उनको प्राप्त होता था या धन प्राप्त होता था। और फ्रांस की नौसेना भी समाप्त हो चुकी थी, जो कि हार का सबसे बड़ा मेन कारण उनका बनी थी। और 5वां नंबर है आपका, अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम था। यानी जो अंग्रेजी कंपनी थी उसका राजनीतिक या सैनिक नेतृत्व बोल सकते हो जो था, वो फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। तो इस तरीके से उनकी हार का, फ्रांसीसियों की हार का कारण ये बना, ठीक है, भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पहला चैप्टर फिनिश कर लिया है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा मुग़ल साम्राज्य का पतन रहेगा। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, डेक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर्स। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक आपने 3 पार्ट को नहीं देखा है तो वह आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो, और मैं उन्हें आई बटन पर भी दे दूँगा, तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी उनको देख सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।